हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? डूइंग गुड। लास्ट क्लास में आपने सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 की पहली सर्विस जो रिवर्स चार्ज में फॉल करती है, जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, वो देखा। आज की क्लास में हम लोग बाकी कुछ सर्विसेज देखेंगे जो सेक्शन 9(3) वाले रिवर्स चार्ज में है। यानी यहां पे भी वही बात आ जाएगी कि जो रेसिपेंट ऑफ सर्विस है वो जीएसटी पे करेगा, ना कि प्रोवाइडर ऑफ सर्विस। ठीक है, चलिए देखिए। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट। ये जो एडवोकेट की सर्विस होती है ना, उस पे भी रिवर्स चार्ज फॉल करता है। यानी एक वकील से सर्विस अगर हम लेंगे तो वकील हमसे जीएसटी नहीं लेगा, अपनी फीस लेगा, लेकिन उस पर जीएसटी नहीं लेगा। जीएसटी मुझे पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो कह रहा है सर्विसेज बाय एन एडवोकेट या फिर सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सर्विस किससे मिल रही हो? एडवोकेट से, सीनियर एडवोकेट से या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट। ठीक है, फर्म ऑफ एडवोकेट मतलब एडवोकेट की पार्टनरशिप फर्म है, उससे मिल रहा हो। एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट किसको कहते हैं? जैसे आप देखेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी होता है ना, 5 साल तक हम एसीए बोलते हैं, फिर उसके बाद एफसीए बोलते हैं। वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी में भी होता है, कुछ सालों तक एसीएस बोलते हैं एंड देन कुछ और बोलते हैं, राइट। सिमिलरली एडवोकेट में भी क्या होता है, बार काउंसिल ये डेजिग्नेशन देती है कि इतने साल तक की प्रैक्टिस अगर आपकी होती है तो यू आर कॉल्ड एडवोकेट, और उससे फिर ज़्यादा हो जाती है तो यू आर कॉल्ड सीनियर एडवोकेट। तो भाई ऐसे समझ लो, छोड़ दो ये सब। वकील से सीधे बोलो, वकील से, वकील से जो सर्विस ली जाएगी तो लेने वाला जीएसटी पे करेगा। लेने वाला कौन है? देने वाला तो भाई क्लियर हो गया कि एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है या फर्म ऑफ एडवोकेट है। लेने वाला कौन है? एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। लेने वाला कौन है? बिजनेस एंटिटी है लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया। बिजनेस एंटिटी होना चाहिए। लेने वाला बिजनेस एंटिटी होगा तो वो जीएसटी पे करेगा। यानी ऐसे समझिए जी, मुझे एक वकील की जरूरत क्यों पड़ सकती है? मुझे एक वकील की जरूरत पड़ रही है थी इसलिए क्योंकि मेरा जो डेटर है ना वो पैसा नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मैंने कोर्ट में केस कराना है वकील साहब से कि भाई कोर्ट में केस करो, इससे पैसा वसूलता है। मेरे बिजनेस का पैसा है वो दे नहीं रहा है, उसको माल दिया था पैसा नहीं दे रहा है। तो ये बिजनेस एंटिटी सर्विस ले रही है। जब बिजनेस एंटिटी सर्विस ले रही है तो जीएसटी हम पे करेंगे। वकील का फीस देंगे लेकिन जीएसटी हम पे करेंगे। अब बात आती है कि मान लो जो वकील है वो एक बिजनेस एंटिटी को सर्विस नहीं दे रहा है, एज एन इंडिविजुअल मुझे सर्विस दे रहा है। अभी जो सर्विस ली थी कि मेरा डेटर पैसा नहीं दे रहा है, वो सर्विस ली थी स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड ने। ठीक है, वो बिजनेस एंटिटी ने ली थी। अब मैं बात कर रहा हूं कि बिजनेस एंटिटी नहीं, मैं राज अग्रवाल एज एन इंडिविजुअल सर्विस ले रहा है वकील की। क्यों? मेरे ऊपर मर्डर का केस चल रहा है। ठीक है, किया नहीं है मैंने मर्डर, अब चल रहा है तो चल रहा है, फंस गए हैं। अच्छा, ये भी कहानी काल्पनिक है, मतलब आप ये भी ना समझे कि एक्चुअल में फंस गए हैं, मतलब पूरी कहानी ही काल्पनिक है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे ऊपर मर्डर का केस चल रहा है और मैंने वकील साहब की सर्विस ली है, तो अब यहां जीएसटी पे करने की लायबिलिटी मेरी है क्या? नहीं, यहां नहीं है जीएसटी पे करने की लायबिलिटी मेरी। कहां पे बोल रहा है? वकील साहब अगर सर्विस दे रहे हैं किसको? एक बिजनेस एंटिटी को, राइट। तो बिजनेस एंटिटी जीएसटी गवर्नमेंट को देगी। व्हाट अबाउट इस केस में जहां पे एक इंडिविजुअल को दे रहे हैं तो अब तो भाई वकील साहब को ही जीएसटी देना है। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, ज्यादातर वकील साहब जो लोग काम कर रहे हैं वो इंडिविजुअल को सर्विस दे रहे होंगे या फिर बिजनेसेस को दे रहे होंगे जहां पे ज्यादा पैसा आता होगा? तो वकील साहब जो ज्यादा पैसा कमाते होंगे वो बिजनेसेस को दे रहे होंगे। तो ज्यादा पैसा कमाते होंगे मतलब जब स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा हो जाता होगा तो बिजनेस को दे रहे हैं, तो बिजनेस ही जीएसटी जमा कर दे रहा है। और अगर वो बिजनेसेस को नहीं दे रहे होंगे, इंडिविजुअल्स को दे रहे होंगे, तो हो सकता है रेवेन्यूज बहुत कम आती हो, स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा ना हो, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता ना पड़ती हो। लेकिन अगर इंडिविजुअल को देके मर्डर का केस करके भी इतना पैसा आ रहा है तो भाई गवर्नमेंट कह रही है भाई जिम्मेदारी ले लो, फिर तो जीएसटी दे दो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, मतलब जो लोग जीएसटी के वकील है, इनकम टैक्स के वकील है, वो लोग तो बिजनेसेस को दे रहे हैं जनरली सर्विसेज। ठीक है, तो वहां पे जीएसटी की लायबिलिटी उनके ऊपर आती ही नहीं है, बिजनेसेस देता है।
अब देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह को इस बात से तकलीफ भी होती है कि भाई जब हम किसी बिजनेस को जीएसटी या इनकम टैक्स की जीएसटी की सर्विस दे रहे हैं तो हम फीस जब लेते हैं तो हमें जीएसटी कलेक्ट करके जमा करना है। अरे वकील जब वही काम कर रहा है तो तुम वकील से कह रहे हो तुमको जीएसटी नहीं लेना है, वो बिजनेस वाला जीएसटी जमा करेगा। तो सीए लोग को तकलीफ भी होती है, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, जो लॉबी बड़ी होती है ना उससे गवर्नमेंट उसके ऊपर जब लॉ थोपती है ना तो थोड़ा सा घबराती है। जैसे वकीलों की लॉबी बड़ी है, ढेर सारे वकील है देश में, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ही कितने, मुट्ठी भर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है। अगर ये हल्ला भी करेंगे चिल्लाएंगे भी तो सरकार तक आवाज पहुंचेगी? पहुंच ही नहीं पाएगी। वॉल्यूम कम है, छोटे कम है, क्वांटिटी कम है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट की, राइट। तो सिमिलर सर्विस है, बट एडवोकेट will not be liable for GST, but chartered accountants will be liable for GST. Similarly, company secretary or cost management accountant giving such service will be liable for GST. Next देखिएगा, services supplied by an arbitral tribunal to a business entity. Arbitral tribunal का मतलब कोर्ट। अच्छा, कोर्ट भी कोई सर्विस देती है क्या? हाँ, कोर्ट में जज साहब जो फैसला सुनाते हैं वो फैसला सर्विस होती है, ठीक है। आपको नहीं पता था, वो फैसला सर्विस होती है। कौन दे रहा है सर्विस? ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है। किसको? एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। जैसे कोर्ट में जब आपका केस जाता है तो आपको पता है कोर्ट फाइलिंग फीस लगती है, मतलब आप कोर्ट में जब केस करते हैं ना तो कोर्ट की एक फीस जमा होती है, तब आप केस फाइल करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि मेरा डेटर मुझे पैसा नहीं दे रहा है तो मैं कोर्ट में केस फाइल करूंगा। अरे तो कोर्ट की फीस जमा होगी, जो कोर्ट का फीस होता है वो कोर्ट फीस जमा होगी, और वकील साहब को भी पैसा देंगे, वकील साहब को भी पैसा देंगे और कोर्ट को भी पैसा देंगे। कोर्ट की फीस, फाइलिंग फीस, केस फाइलिंग फीस कहा जाता है उसको। तो इस पे भी जीएसटी, वकील साहब के पैसे पे भी जीएसटी किसको देना था? हम ही को देना था, क्योंकि रिवर्स चार्ज में। और ये जो कोर्ट की सर्विस है, जो फैसला सुनाएंगे जज साहब बाद में, उसी का हम पैसा दिए, कोर्ट फाइलिंग फीस, केस फाइलिंग फीस, उस पे भी जीएसटी कौन जमा करेगा? हम ही जमा करेंगे। ये भी रिवर्स चार्ज में फॉल करता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रही है? होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी, कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। अब मैंने आपको बताया कि जनरली गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज लाया क्यों है। गवर्नमेंट रिवर्स चार्ज इसलिए लाई है कि गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसमें जो सर्विस प्रोवाइडर होता है ना, उससे बड़ा आदमी सर्विस रेसिपिएंट है, लेने वाला है, जिम्मेदारी उसी के ऊपर डाल दो, वो बढ़िया से कर लेगा, ठीक है। स्पॉन्सरशिप सर्विस क्या होती है? आप देखते हो क्रिकेट मैच में ग्राउंड पे बड़ा बड़ा लिखा होता है DLF, बीच में सर्कल बना के, ठीक है। जो क्रिकेटर जर्सी पहने हुए हैं उसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ओप्पो, वीवो, राइट। बाउंड्री पे 6 छक्के और चौके की जो बाउंड्री बनी हुई है उस पे कुछ कंपनी के नाम लिखे हुए हैं, राइट। तो ये लोग हैं स्पॉन्सर्स, दे आर स्पॉन्सर्स, जो एक इवेंट को स्पॉन्सर करते हैं। एक बहुत छोटा एग्जांपल से अगर मैं समझाना चाहूं तो ऐसे समझ लीजिए, मैंने ये एग्जांपल पहले भी लिया था कि एक फ्रेश क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है। और वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम मैं ले रहा हूं कि हाउ टू मेक योर करियर अहेड। तो भाई रिलायंस कंपनी कहती है कि इस प्रोग्राम को मैं स्पॉन्सर करूंगी। क्यों? क्योंकि वहां फ्रेश क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो बहुत सारे लोगों को रिलायंस कंपनी मोटिवेट करके रिक्रूट कर पाएगी। उन्होंने कहा कि आप कुछ मत करना, उस इवेंट में पीछे रिलायंस कंपनी की जो रिक्रूटमेंट वैकेंसी है उसका बैनर लगा देना, ठीक है। और इस बैनर को लगाने का हम आपको 5 लाख रुपए देते हैं। मैंने कहा बड़ी सुंदर बात है भाई, पीछे बस बैनर लगा रहेगा, 5 लाख रुपए मिलेगा, कर देते हैं। दिस कॉल्ड स्पॉन्सरशिप, राइट। अब एक बात बताइए, यहां पे बड़ा आदमी कौन है, मैं कि रिलायंस कंपनी? हालांकि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो कि आप मुझे ही बोल दोगे, लेकिन एक्चुअल में बात करिए तो रिलायंस कंपनी बड़ी है। तो गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि भाई राज अग्रवाल को काहे इस पंगे में डालते हैं, रिलायंस कंपनी ये सब मैनेज कर लेगी। रिलायंस कंपनी को कह रहा है कि तुम जब स्पॉन्सर से सर्विस ले रहे हो तो राज अग्रवाल को पैसा दो, जो सर्विस प्रोवाइडर है स्पॉन्सरशिप का, ठीक है। वो राज अग्रवाल है, उसको पैसा दो, उसका जितना बनता है, और बाकी उस पर जो जीएसटी बनती है वो तुम जमा करो। कौन? रिलायंस कंपनी। तो स्पॉन्सरशिप सर्विस लेने वाला जीएसटी पे करेगा, प्रोवाइडेड जी लेने वाला कौन है? अब बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी होनी चाहिए या पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अब एक इंडिविजुअल हमको स्पॉन्सरशिप सर्विस देने आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या इंडिविजुअल भी स्पॉन्सरशिप कराते हैं? हाँ कराते हैं, छोटे लोग भी कराते हैं, लेकिन वो छोटा इवेंट भी होगा,
तो गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं भाई, फिर तो यार देने वाले से ही कहते हैं कि जीएसटी जमा करें। ठीक है, क्लियर है बात? लेने वाला कौन है ना, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ऐसे ही केस में ही रिवर्स चार्ज लग रहा है। सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी। अगर गवर्नमेंट सर्विस देगी बिजनेस एंटिटी को तो बिजनेस एंटिटी जीएसटी पे करेगी। याद रहेगा आप, गवर्नमेंट जीएसटी के पंगे में नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट को देखो खुद अपना कानून कितना भारी लगता है, आप देखते हो हर जगह गवर्नमेंट पंगा झाड़ लेती है। ठीक है, जैसे जीटीए वाली सर्विस रिवर्स चार्ज में फॉल कर रही थी, लेकिन अगर गवर्नमेंट लेगी तो कह रहे हैं नहीं 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 भाई, गवर्नमेंट अगर ये लेगी तो जीएसटी रिवर्स चार्ज में फॉल नहीं करेगी। जीटीए वाली सर्विस भी रिवर्स चार्ज में नहीं है, जीटीए वाला अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कराए, फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी लगेगी। मतलब गवर्नमेंट को अपना खुद का कानून भारी लगता है। मतलब गवर्नमेंट ने जीएसटी बनाया, कह रही है हमसे पालन नहीं होगा भाई, और तुमसे खुद पालन नहीं हो रहा है, तुम पूरी जनता को कह रहे हो पालन करो इसका। तो दिस एग्जैक्टली द केस, यहां पे भी यही कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट सप्लाई करेगी गुड्स और सर्विसेज की तो जो लेने वाला है वो जीएसटी पे करेगा। और रिवर्स चार्ज वाली सर्विस भी अगर होती है ना, तो गवर्नमेंट अगर ले रही है तो खुद हट जाती है, कहती है नहीं भाई तब देने वाले को ही करना है, तो रिवर्स चार्ज भी नहीं लगता है। ठीक है, और इनके देने वाली सर्विस में रिवर्स चार्ज हो जाता है। तो आप समझ रहे हो कहना क्या चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर गुड्स एंड सर्विस देती है तो रिवर्स चार्ज हो जाएगा, रेसिपेंट पे लगेगा। और सप्लायर अगर कोई रिवर्स चार्ज वाली सर्विस गवर्नमेंट को दे दे, सप्लायर कोई रिवर्स चार्ज वाली गुड्स एंड सर्विस गवर्नमेंट को दे दे, तो गवर्नमेंट कहती है नहीं रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, वो जो सप्लायर है वही उसी को फॉरवर्ड चार्ज में देना पड़ेगा टैक्स। मतलब कुल मिला के कैसे भी गवर्नमेंट जीएसटी के पंगे में नहीं आ रही है। गवर्नमेंट एक ही काम जीएसटी में कर रही है, बस जिसको कॉन्ट्रैक्ट देती है 2.5 लाख रुपए से ऊपर का, उसका 2% पैसा काट के जमा कर देती है जीएसटी में, और जीएसटी के कैश लेजर में उसका जमा करती है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग। अच्छा, अब एक्सक्लूडिंग का मतलब ये है कि इस पे गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले रही है जीएसटी की। अब नीचे जो आएगा इस पे गवर्नमेंट जीएसटी देगी। ठीक है, गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट करेगी, देगी। पहला कह रहा है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन नहीं, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेपरेटली बताया गया है, ये सेपरेटली बताया गया है। ठीक है, ये नीचे ही आ जाएगा इसके साथ, हाँ ये नीचे आ गया, ये रेंटिंग है जो बताएगा कि रेंटिंग भी रिवर्स चार्ज में, बस एंट्री अलग अलग है। इसकी 5 नंबर एंट्री है, इसकी 5A एंट्री है। ठीक है, तो यहां से हटा के बस 5A में ये पड़ा हुआ है, तो रेंटिंग भी रिवर्स चार्ज में है। मतलब गवर्नमेंट अगर किराए पे किसी को दे दे तो किराए पे भी जीएसटी होता है, तो जो किराएदार है वही जीएसटी जमा करेगा, गवर्नमेंट लेगी नहीं जीएसटी किराएदार से। बाकी चीजों में गवर्नमेंट खुद जिम्मेदारी ले रही है। ये फॉरवर्ड चार्ज है, गवर्नमेंट विल पे जीएसटी ऑन इट, गवर्नमेंट विल पे जीएसटी। अब देखिए क्या क्या है। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये जो पोस्ट डिपार्टमेंट होता है, पोस्ट ऑफिस, जहां पे आप स्पीड पोस्ट वगैरह ये सब कराते हो, तो स्पीड पोस्ट पे और रजिस्ट्री ये लोग जो करते हैं इस पे जीएसटी होता है। भाई पोस्ट ऑफिस भी तो कुरियर सर्विस दे रही है एक तरीके से, तो उस पर जीएसटी होता है। ये सरकार खुद जीएसटी कलेक्ट करती है, जमा करती है, तो पोस्ट ऑफिस का लफड़ा खुद रखती है गवर्नमेंट। अब क्यों है ऐसा बेटा? पोस्ट ऑफिस में आके ना कोरियर कराने वाले जनरली इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है, एक इंसान जाता है, अपनी चिट्ठी डाल देता है, एक डाक डाल देता है, अपना एक कोरियर करा लेता है। तो अगर गवर्नमेंट जिम्मेदारी कर देगी कि तुम लोग को जीएसटी जमा करना है, तो फिर कौन ही आएगा? इंडिविजुअल बंदा आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल बंदा आ ही नहीं पाएगा, और या तो फिर गवर्नमेंट को फिर जीएसटी माफ करनी पड़ जाएगी। एक ही चीज हो सकती है, क्योंकि यार तो छोटे छोटे लोग आएंगे अपना कोरियर कराने के लिए। ठीक है, और जनरली बड़ी कंपनियां तो वैसे भी इन लोग से नहीं कराती हैं, पोस्ट ऑफिस वगैरह। बड़ी कंपनियां जितनी भी हैं, अगर वो करा भी नहीं है, मतलब जितना बड़े बिजनेसेस से बिजनेस आ रहा है, उतना ही छोटे इंडिविजुअल से भी बिजनेस आ रहा है ना, तो इसलिए ये चीज नहीं कर सकती थी। तो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस में खुद ही ये पंगा संभाल रही है जीएसटी का। दूसरा, सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और अ वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिंक्ट ऑफ अ पोर्ट और एन एयरपोर्ट। Services in relation to an aircraft or a vessel inside or outside the precinct of a port or an airport। ये मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, समझिए। जब आप फ्लाइट पकड़ने जाते हैं तो आप सिक्योरिटी चेक होते हुए ही जा रहे हैं। ठीक है, आप फ्लाइट में बोर्ड करते हैं तो बिफोर दैट यू गो थ्रू एन सिक्योरिटी चेक। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप एक शिप पे चढ़ रहे हैं तो भी आप सिक्योरिटी चेक होके ही चढ़ेंगे।
बिल्कुल वैसे ही जैसे आप फ्लाइट में चढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि हु इज टेकिंग चार्ज ऑफ दैट सिक्योरिटी, उस सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? हु इज टेकिंग दैट सिक्योरिटी चार्ज? एयरपोर्ट अथॉरिटी ले रही है या एयरलाइंस ले रही है? जैसे आप इंडिगो की फ्लाइट पकड़ रहे हो तो इंडिगो ले रही है, ये जिम्मेदारी कौन ले रहा है? ये जिम्मेदारी ले रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपकी जो सिक्योरिटी चेक हो रही है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करा रही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है इसमें? ये गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिम्मेदारी ले रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा कलेक्ट करती है, पता है किससे? एयरपोर्ट अथॉरिटी से। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से पैसा लेती है कि भाई हम तुम्हारा सिक्योरिटी चेक करा रहे हैं। ठीक है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी फिर पैसा लेती है एयरलाइन से, सभी एयरलाइंस में डिवाइड करके ले लेती है कि भैया तुम्हारे इतने पैसेंजर आते हैं, तुम्हारे इतने पैसेंजर आते हैं, तो तुम एयरपोर्ट अथॉरिटी पैसा लेगी एयरलाइन से, और फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो इसमें जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयरपोर्ट अथॉरिटी से पैसा लेता है तो जीएसटी खुद ही कलेक्ट करता है और खुद ही जमा कर देते हैं, मतलब गवर्नमेंट ही जीएसटी ले लेती है यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, अगर गवर्नमेंट की व्हीकल चलती है, ठीक है, सरकारी बसेस आप सुनते होंगे, ठीक है, तो चाहे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर, कोई भी अगर गवर्नमेंट ये जिम्मेदारी ले रही है ट्रांसपोर्टेशन वाली, तो गवर्नमेंट ही जीएसटी भी कलेक्ट करेगी इस पे। ठीक है, आइए अगली एंट्री देखिए इसमें 5A, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे ऊपर रेंटिंग को हटाया था ना यहाँ से, बस ये 5A में सेपरेटली बताया हुआ है कि भाई जो एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो कोई भी पर्सन जो रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है उसको अगर गवर्नमेंट रेंटिंग की सर्विस दे रही है, मतलब किराए पे कुछ दे रही है, तो वो बंदा जीएसटी पे करेगा, अदरवाइज गवर्नमेंट ही करेगी। ठीक है, अच्छा अब ऊपर से ये हटाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि यहां पे क्या कह रहा था? एनी बिजनेस एंटिटी। ठीक है, यहां पे कह रहा था एनी बिजनेस एंटिटी, मतलब रेंट किराए पे जीएसटी सामने वाले को, रेसिपेंट को तभी देने की आवश्यकता है जब वो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है, लेकिन बाकी के केस में किराए के अलावा, देखिए किराए के अलावा एक तो हो गया पोस्ट की सर्विस, पोस्ट डिपार्टमेंट की पोस्टल सर्विस, इस पे तो गवर्नमेंट ही जिम्मेदारी ले ली, मतलब एक हो गया जिसपे गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले ली। दूसरा हो गया किराया, जिसपे गवर्नमेंट कह रही है कि लेने वाले तुमको जीएसटी देना है अगर तुम रजिस्टर्ड हो, और बाकी गवर्नमेंट जितनी भी सर्विस दे रही है उस पे कोई भी बिजनेस एंटिटी है उसको जीएसटी देना ही पड़ेगा। तुम नहीं रजिस्टर्ड हो तो रजिस्ट्रेशन लो, नहीं तो गवर्नमेंट से सर्विस मत लो, गवर्नमेंट से गुड्स मत लो, मतलब फिर गवर्नमेंट से कुछ खरीद नहीं सकते हो तुम, क्योंकि अगर गवर्नमेंट से कुछ खरीदोगे तो जीएसटी तुमको देना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्या क्या अंतर है? कुछ गुड्स एंड सर्विस हो गई जिसपे गवर्नमेंट कह रही है हम ही जीएसटी पे करेंगे। फिर हो गया किराएदारी, जिसमें गवर्नमेंट कह रही है तुमको जीएसटी पे करने की, रेसिपेंट तुम भी जीएसटी पे करने की जरूरत है भाई जब तुम रजिस्टर्ड हो जीएसटी, नहीं तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट जीएसटी पे कर देगी किराए पे। तीसरा केस क्या हो गया कि बाकी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उस पे जीएसटी लेने वाले तुम ही को पे करना है। अगर तुम जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो हो करो, बिजनेस एंटिटी के लिए ये बात हो रही है। Now 5AA, service by way of renting of residential dwelling to a registered person. Residential dwelling to a registered person. Residential dwelling का मतलब क्या हुआ? Residential dwelling का मतलब रेजिडेंशियल हाउस। अगर रेजिडेंशियल हाउस किसी को किराए पे दिया जा रहा है तो जो लेने वाला बंदा होगा वो जीएसटी पे करेगा, एनी रजिस्टर्ड पर्सन। अब ध्यान से समझिएगा, हमने अपना घर किराए पे दिया है एक रजिस्टर्ड पर्सन को। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन कौन सा है? रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब यहां पे जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ठीक है, बड़ा आदमी कौन होगा, कौन ये चीज कर पाएगा? ध्यान से सुनिएगा, एक व्यापारी है जो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो मुझसे मेरा घर लिया है किराए पे। ठीक है, अपना गोदाम बनाएगा उस घर का, दुकान बनाएगा या जो भी बनाना होगा बनाएगा। ठीक है, वो मुझे किराया दे रहा है, जीएसटी कौन जमा कर पाएगा? वही कर पाएगा। मैं तो किराए पे, मैं अपना घर किराए पे, या मैं एक घर में रहता हूं, मैंने ग्राउंड फ्लोर किसी दुकानदार को किराए पे दे दिया, किसी व्यापारी को किराए पे दे दिया, जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो, तो वो जीएसटी अपना किराए पे जमा कर देगा। वो तो ज्यादा सहूलियत है, मेरे बस का थोड़ी ना है यार, मैं अपना घर का एक फ्लोर किराए पे दिया हुआ हूं, मेरे घर बस का नहीं है। अब ये डोमेस्टिक में क्यों कह रहा है, मतलब
रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ही क्यों कह रहा है? अगर मान लीजिए मैं कॉमर्शियल बिल्डिंग किराए पे देता हूं, बेटा कॉमर्शियल बिल्डिंग बना बना के किराए पे देने वाले लोग ना वो बड़ा व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। घर अपना किराए पे देना ये छोटी बात है, वो कोई भी दे सकता है। ध्यान से सुनिए, मेरा एक घर है 2 फ्लोर का है, मैंने एक फ्लोर किराए पे दे दिया, पॉसिबल है, बहुत लोग ऐसा कर रहे होंगे, ठीक है। वो कम कमाते हैं, ये सब भी हो सकता है, लेकिन जो कॉमर्शियल बिल्डिंग किराए पे दे रहे हैं वो, अरे भाई वो तो बिजनेस की तरह टेकअप किए हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग बनवाए हैं, किराए पे दे रहे हैं, राइट। तो गवर्नमेंट कह रही है यहां पे तो किराए पे टैक्स देने की जिम्मेदारी आप ही की है, वो फॉरवर्ड चार्ज में, याद रहेगा आपको। अगर कोई घर किराए पे देता है तो वो रिवर्स चार्ज में आता है, अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग्स किराए पे देता है तो फॉरवर्ड चार्ज में आता है, ठीक है। लेकिन रिवर्स चार्ज में रेजिडेंशियल बिल्डिंग तभी आएगा जब सामने वाला क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है। अगर सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो अगर हम घर भी किराए पे दे रहे हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी सरकार को देना है, प्रोवाइडेड मेरा जो किराया है वो स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा हो। जैसे सर्विसेज के केस में 20 लाख रुपए की लिमिट है, कुछ स्टेट में 10 लाख की है, यूपी में 20 लाख की लिमिट है। तो अगर मेरा किराया 20 लाख रुपए से ज्यादा आता होगा तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर हम घर भी किराए पे दे रहे हैं, सामने वाला अनरजिस्टर्ड है उसको, आप समझ रहे हो ना, जो रेसिपेंट यहाँ पे बताया गया है वही अगर रेसिपेंट होगा तो ही रिवर्स चार्ज है, उसके अलावा कोई रेसिपेंट है तो फिर तो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी आएगा, क्योंकि ये सर्विसेज तो टैक्सेबल है भाई, जीएसटी तो सरकार को चाहिए। अगर वो रिवर्स चार्ज में नहीं आएगी तो फॉरवर्ड चार्ज में आएगी, लेकिन आएगी। जैसे जहां पे नहीं है वहां पे गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली मना कर रखा है, जैसे जीटीए के केस में गवर्नमेंट ने मना किया था। गवर्नमेंट कह रही है जिनका हम नाम ले रहे हैं स्पेसिफाइड पर्सन, इनके अलावा अगर ट्रांसपोर्ट की सर्विस किसी को दी जा रही है तो रिवर्स चार्ज आएगा ही, तो जीएसटी आएगी, रिवर्स चार्ज क्या, जीएसटी ही नहीं आएगी, ठीक है। एक्चुअली में हुआ क्या था मैं आपको बताऊं, ये गवर्नमेंट ने ना मजबूरी से हटाया, ये शुरू से नहीं हटा हुआ था। जो जीटीए वाला है वो क्यों हटा, इसमें बहुत बड़ा हाथ अपोजिशन पार्टी का भी है। अब जब जीएसटी का कानून आया, देखिए अपोजिशन पार्टी क्या करती है कि जो दुखती नस होती है ना उसी पे हाथ रखती है पब्लिक के, ताकि पब्लिक भड़के, ठीक है भाई, ताकि जो लीडिंग पार्टी है उसको वोट कम मिले। अब हुआ क्या था, मैं आपको किस्सा सुनाऊं तो आपको मजा भी आएगा और आप रिलेट कर पाएंगे इस बात को। जब जीएसटी का कानून आया तो उस समय यह था कि ट्रक वालों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है, और सामने वाले व्यापारी को रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी पे करना है, ठीक है। तो अब इसमें यह हुआ कि भाई मैं व्यापारी हूं, मेरा तो छोटा सा व्यापार है, मेरा टर्नओवर 8-10 लाख रुपए ही साल का है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की मुझे आवश्यकता भी नहीं थी। अब मुझे ट्रक से माल मंगवाना है तो मैं मंगवा नहीं पा रहा हूं, क्यों, क्योंकि ट्रक वाला तो कह रहा है कि भाई हम रजिस्टर्ड ही नहीं है, रिवर्स चार्ज आता है, आप ही को जीएसटी देना है। तो अब राहुल गांधी जी इस बात को पब्लिक को ऐसे बताते हैं, कहते हैं मोदी ये चाहते हैं कि बड़ा व्यापारी ही माल मंगा पाए और वही धंधा कर पाए, छोटा व्यापारी तो माल ही न मंगा पाए ताकि उसका धंधा ही बंद हो जाए। ये चाहती है सरकार, ये अंबानी अडानी की सरकार है। गवर्नमेंट को लगा ये तो गड़बड़ा जाएगा बात, छोटा व्यापारी भी माल मंगाए, ऐसा होना चाहिए, ट्रक वाले से क्यों नहीं मंगा पाएगा। सरकार ने तुरंत किया कि भाई ट्रक वाले फॉरवर्ड चार्ज में भी आएंगे, तुम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लो और सामने वाले को तुम जीएसटी लेके जमा कर दो, ठीक है। अब ट्रक वाले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले ही ना, कहे छोटा व्यापारी तो 2-4 ठो आते हैं हमारे पास माल मंगवाने के लिए, 2-4 के चक्कर में हम क्यों पंगे में पड़े भाई, हमारे लिए जबरदस्ती तो है नहीं, ट्रक वालों के लिए जबरदस्ती तो किया नहीं था। मोदी जी ने कहा कि भाई ठीक है तुम रजिस्ट्रेशन ले सकते हो और फॉरवर्ड चार्ज में लेके जीएसटी हमको जमा कर दो जब छोटा व्यापारी तुम्हारे पास आए। ट्रक वाला कह रहा है छोटा व्यापारी 2-4 ठो आता है, कौन झमेले में पड़ेगा। आपको बता दें टैक्स कंप्लायंस हमारे देश में बहुत मुश्किल है, ठीक है, पैसा देने से दिक्कत नहीं है, मैं बताऊं लोग टैक्स देना चाहते हैं, कहते हैं ले जाओ भाई ले जाओ, लेकिन कहते हैं इतना तुम पंगा लगा देते हो ना, इतनी कंप्लायंस कॉस्ट है कि मैं बता नहीं सकता। अरे बहुत लोग तो महीने का जीएसटी जितना नहीं देते होंगे उतना चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट को फीस देते होंगे वो काम कराने का, टैक्स कम दे रहे हैं उससे ज्यादा का फीस दे रहे हैं, इतना हिसाब किताब रखना पड़ता है, इतना पंगा है, कंप्लायंस कॉस्ट बहुत है। तो इसलिए लोग ना टैक्सेशन से सिस्टम से घबराते हैं, टैक्स से नहीं घबराते, सिस्टम से घबराते हैं। तो ट्रक वाला कहा कि भाई हम इस पंगे में पड़ेंगे नहीं, हमको तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। अब भाई वो ले नहीं रहा था, छोटा व्यापारी अभी भी मर रहा है, कह रहा है मेरा माल नहीं आ रहा है, कोई ट्रक वाला ला ही नहीं रहा है। क्यों लाएगा, क्योंकि वो तो
रजिस्ट्रेशन ले ही नहीं रखा है। तब सरकार ने उसमें एक और नोटिफिकेशन लाया, कहा कि एक काम करते हैं भाई, अगर ट्रक वाला रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, ठीक है, और जो लेने वाला है, ठीक है, उसको वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है, तो यहां पे जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, जीएसटी लगेगा ही। मतलब ट्रक वाला भी छोटा व्यापारी, जो लेने वाला है वो भी छोटा व्यापारी, सब रजिस्ट्रेशन। देखिए ट्रक वाले को तो बड़ा व्यापार करे, छोटा व्यापार रिवर्स चार्ज जरूरी तो है नहीं, अरे फॉरवर्ड चार्ज जरूरी तो है नहीं, रिवर्स चार्ज में ही ट्रक वाला फॉल करता है। वो फॉरवर्ड चार्ज तो अपने स्टॉक से ले सकता है ना, तो ट्रक वाला लिया नहीं। और जो रेसिपेंट है, मतलब जो रेसिपेंट ऑफ जीटीए सर्विस होगा, वो छोटा व्यापारी है, उसने रजिस्ट्रेशन ले नहीं रखा है, तो गवर्नमेंट कह रही है ऐसे में ट्रक वाला दे सर्विस, जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगी, जीएसटी लगेगा ही। तो इसके पीछे ये कहानी थी, बाकी जगह ये कहानी नहीं है। बाकी जगह तो जीएसटी लगेगा, और अगर रिवर्स चार्ज में वाले क्लॉज के हिसाब से जो रेसिपेंट आपको बताया गया है वो रेसिपेंट नहीं है, कोई और है, तो जीएसटी कौन पे करेगा? जो प्रोवाइडर ऑफ सर्विस है, सप्लायर ऑफ सर्विस है, वही करेगा। अंडरस्टूड? जैसे यहां पे लिखा हुआ था, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के केस में, रेजिडेंशियल हाउस की किराएदारी के केस में, जो किराए पे मकान लेने वाला है वो जीएसटी पे करेगा। अगर लेने वाला कौन है? एक रजिस्टर्ड पर्सन है। अगर अनरजिस्टर्ड है तो फिर किराए पे देने वाला देगा जीएसटी, जीएसटी तो लगेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट, सर्विसेज सप्लाइड बाय ए डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। सर्विसेज सप्लाइड बाय ए डायरेक्टर, किस डायरेक्टर की बात हो रही है? इट इज टॉकिंग अबाउट अ डायरेक्टर हु इज पार्ट टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस किसको दे रहा है? कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। यानी एक डायरेक्टर अगर एक कंपनी को सर्विस देगा, एक बात बताइए, डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है, पैसा लेगा कंपनी से डायरेक्टर, कौन ये सब झंझट संभाल सकता है? कंपनी संभाल सकती है। तो कह रहा है कंपनी जीएसटी पे कर देगी, डायरेक्टर जीएसटी नहीं पे करेगा। अब ये डायरेक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये यहाँ डायरेक्टर का मतलब एक पार्ट टाइम डायरेक्टर है। क्यों? क्योंकि जो फुल टाइम डायरेक्टर होता है उसे जो पैसा मिलता है वो सैलरी होती है, और सैलरी पे जीएसटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि शेड्यूल 3 जीएसटी में बना हुआ है। ठीक है, शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है विच इज नीदर गुड्स और सर्विस, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है। तो वहां पे ये बात बताई गई है कि जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देता है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देता है, वो ना तो गुड्स होता है ना सर्विस होता है। अच्छा, कुछ देता है एम्प्लॉय, हाँ कुछ देता है, तभी तो एम्प्लॉयर पैसा देता है। एम्प्लॉय को तनख्वाह मिलती है, किस बात की मिलती है? अरे कुछ तो दे रहा होगा ना। वो जो कर रहा है काम, वो जो काम कर रहा है एम्प्लॉय, वो ना तो गुड्स है ना तो सर्विस है। इसीलिए तनख्वाह पे जीएसटी नहीं होती, सैलरी पे जीएसटी नहीं होती। अपने दिमाग में बैठा लीजिए क्यों नहीं होती है। क्योंकि जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है वो गुड्स और सर्विस दोनों में से कुछ भी नहीं है, ऐसा शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को अगर कुछ दे रहा है, क्या डायरेक्टर ऐसे भी होते हैं जो एम्प्लॉय नहीं होते हैं? हाँ, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जिनको नहीं पता है पार्ट टाइम डायरेक्टर्स में बता दूं, वो डायरेक्टर्स जो सिर्फ मीटिंग में आके बैठते हैं। क्या आपको पता है कंपनी कुछ डायरेक्टर्स ऐसे बनाती है जो काम नहीं करते, एग्जीक्यूशन में पार्ट नहीं करते, वो दिन भर नहीं रहते कंपनी में, वो सिर्फ मीटिंग्स में बैठते हैं। ठीक है, जैसे एक कंपनी है, उसके 2 डायरेक्टर मेरे पास आए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, और मुझसे कुछ कंसल्टेंसी मांगी कि भाई साहब ये बिजनेस में ना हम ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, ये कैसे होगा बताइए। मैंने कहा क्या मूर्खों वाली बात कर रहे हो तुम लोग, ये बिजनेस ही क्यों कर रहे हो तुम? इस बिजनेस की जगह एकदम सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस है, ये करो ना तुम। और मैंने उसके बताए, फायदे भी बताए, और बताया कि वो जो बिजनेस की सोच रहा है उसकी क्या गलत सोच रहा है उसमें। मैंने बताया कि जो मैं बता रहा हूं वो तुम्हारे एग्जिस्टिंग बिजनेस से, लाइन ऑफ बिजनेस से भी सेम है, उसका कंज्यूमर भी सेम है, गवर्नमेंट इसमें इतने सारे बेनिफिट दे रही है, सब बताया। हमने कहा तुम जो बिजनेस लेके आए हो, प्लान किए हो, इसमें ये प्रॉब्लम आने वाली है। अब वो कंपनी के डायरेक्टर जो आया था हमसे मिलने, वो दौड़े दौड़े वापस से कंपनी में जाता है, बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाता है, मीटिंग करता है उनके बीच में, कहता है राज अग्रवाल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये बताया। सारे डायरेक्टर कहते हैं क्या बात है भाई, गजब है राज सर, तो क्या बुद्धि बताई है उन्होंने, आप भी बताइए, है ना गजब तो राज सर। अब वो लोग कहते हैं कि एक काम करते हैं, इनसे बाद में हम लोग क्यों पूछने गए, अगर इनको हम लोग अपनी मीटिंग में बुला लिया करें तो कितना बढ़िया हो जाएगा, हर मीटिंग में डिसीजन सही होगा।
तो अब उस कंपनी ने मुझे बना लिया पार्ट टाइम डायरेक्टर। अब मैं सिर्फ मीटिंग में जाऊंगा और मीटिंग का पैसा लूंगा। क्या मैं इंप्लॉय हूं कंपनी का? नहीं। कंपनी मुझे तनख्वाह देती है? नहीं। कंपनी मुझे पैसा देती है, लेकिन पता है उसको तनख्वाह नहीं कहते, उसे बोलते हैं सिटिंग फी। क्या बोलते हैं? सिटिंग फी। सिटिंग फी का मतलब होता है मीटिंग में बैठने का पैसा। सिटिंग तो आप समझते ही हो, बैठना, राइट? बैठने का पैसा मिलता है मुझे, दैट इज कॉल्ड सिटिंग फी। और इस पे जीएसटी लगता है? आंसर इज यस। लेकिन जीएसटी कौन जमा करेगा? मैं नहीं। कह रहा है कंपनी ज्यादा अच्छे से कर लेगी ये सब। कंपनी तो ऐसे ही सारे पंगे झेल ही रही है, एक और पंगा झेल लेगी। तो कंपनी मेरी सिटिंग फी हमको दे देगी, उस पे जो जीएसटी बनती है वो कंपनी खुद ही जमा कर देगी। यही है पॉइंट नंबर 6। आइए, जैसे ये चार्ट खत्म हो रहा है तो मैंने इस डायरेक्टर वाली बात को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। ये हेडिंग होगी और वहीं पे मिल जाएगा, ये रहा। जैसे ही चार्ट खत्म हो रहा है उसके बाद आपको दिखेगा जीटीए की डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद एक और था, क्या था, हाँ मोटर व्हीकल वाला था कुछ, हाँ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल था, और उसके बाद फिर ये है टैक्सेबिलिटी ऑफ रेम्युनरेशन पेड टू डायरेक्टर। In order to determine the leviability of tax on the remuneration paid to the director, we need to first ascertain whether the director is an employee of the company or not. सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि डायरेक्टर एम्प्लॉय है कि नहीं है। मैं आपको इसको समराइज करते हुए बताऊं। डायरेक्टर, ये पूरी बात जो लिखेगा मैं पहले ही समरी बना देता हूं, मैं बना देता हूं, आप भी नोट कर लो इसको, और उसके बाद पढ़ा भी दूंगा क्या लिखा है, ठीक है? एम्प्लॉय, नॉट एम्प्लॉय, ठीक है? नॉट एम्प्लॉय कौन होता है मैं ये भी बता दूं आपको, पार्ट टाइम डायरेक्टर जो होते हैं वो नॉट एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है? अगर एम्प्लॉय है तो दो बातें होंगी, ठीक है? एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है या अदर पेमेंट है। एक बात बताइए, हम एक कंपनी में डायरेक्टर हैं, फुल टाइम डायरेक्टर हैं, हम नौकरी करते हैं कंपनी में, हमको तनख्वाह मिलती है, जो तो तनख्वाह मिलती है उस पर तो जीएसटी नहीं होती, इस पे तो कोई जीएसटी नहीं है, नो जीएसटी। ये अगर तनख्वाह के अलावा, सैलरी के अलावा अगर हमें कुछ पैसा मिल रहा है तो इस पे जीएसटी होता है। अच्छा, हम तनख्वाह के अलावा और क्या ले सकते हैं? चलिए, कंपनी को लोन चाहिए, कंपनी अभी नई नहीं है, ठीक है, कंपनी को लोन ही नहीं मिल रहा है, मैं कंपनी में डायरेक्टर हूं, मेरी गुडविल बड़ी स्ट्रांग है, मैंने बैंक से कहा कि मेरी गुडविल पे बैंक कंपनी को लोन दे दो, मैंने गारंटी साइन कर दी कि अगर कंपनी पैसा नहीं देगी तो मैं पैसा दूंगा। कंपनी में 4 डायरेक्टर और भी हैं, ठीक है? तो अब कंपनी मुझे इस बात का पैसा देती है, ठीक है भाई, मेरी गुडविल पे पैसा आया है, बैंक को लोन मिला है कंपनी को, तो अब जो कंपनी से हम पैसा ले रहे हैं इस पे जीएसटी लगता है। कौन जीएसटी पे करेगा? कंपनी। तो हम एज एन एम्प्लॉय जो सर्विस दे रहे हैं, मतलब एज एन एम्प्लॉय जो हम काम कर रहे हैं, वो तो गुड्स एंड सर्विस कुछ नहीं है, तो उस पे जीएसटी नहीं है। मतलब जो तनख्वाह मिलती है उस पे जीएसटी नहीं है। तनख्वाह के अलावा कुछ भी और मिल जाए, और क्या मिल सकता है? हाँ, कंपनी आईपीओ लाती है, शेयर इश्यू लाती है, तो आपको मालूम है अंडर राइटिंग कराती है। अंडर राइटिंग का मतलब होता है कंपनी अपने शेयर्स की गारंटी लेती है कि अगर ये अनसब्सक्राइब हो गए तो अंडर राइटर सब्सक्राइब कर लेगा शेयर। ये सब मालूम है कि नहीं आपको? नहीं मालूम है तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है? अंडर राइटिंग वगैरह सब पता होना चाहिए, नहीं तो आप रिसर्च कर लीजिएगा थोड़ा सा, अकाउंटिंग वगैरह में आपने पढ़ा होगा, ठीक है? Underwriting is a guarantee that if the public will not subscribe to the shares of the company, then underwriter will subscribe it. मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैंने भी अंडरराइटिंग कर दी, मेरे पास भी खूब पैसा है, ठीक है? मैंने कहा कि एक काम कर, 100 करोड़ रुपए के शेयर की गारंटी हम लेते हैं, अगर पब्लिक नहीं लेगी हम ले लेंगे 100 करोड़ रुपए का शेयर। तो कंपनी ना अंडरराइटर को पैसा देती है गारंटी लेने का, ठीक है? हो सकता है मुझे लेने की जरूरत ही ना पड़े शेयर खरीदने की, क्यों? क्योंकि पब्लिक खरीद ली शेयर, तो मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने गारंटी ली है कि पब्लिक नहीं खरीदेगी, हम खरीद लेंगे शेयर। कंपनी चिंता मत करो, आईपीओ लाओ, पब्लिक नहीं खरीदेगी, हम खरीदेंगे। तो ये जो गारंटी मैंने ली है, इस बात का मुझे पैसा मिलेगा कंपनी से, इस पे जीएसटी लगता है? आंसर इज यस, क्योंकि ये तनख्वाह थोड़ी ना है, इस पे पैसा जो मिलेगा इस पे जीएसटी लगेगा, और जीएसटी कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगी। कंपनी मुझे मेरा कमीशन दे देगी, अंडरराइटिंग की गारंटी लेने का कमीशन, और बाकी जो जिस पे जीएसटी बनता है वो कंपनी पे करेगी। तो अदर पेमेंट जो है ये रिवर्स चार्ज में आता है, ये रिवर्स चार्ज में आता है। और नॉट एन एम्प्लॉय को तो जो भी पेमेंट, एनी पेमेंट, कोई भी पेमेंट दी जा रही है, ये रिवर्स चार्ज में आएगा। ये हो गई पूरी कहानी। अब एक बार बढ़िया से ये पूरा चार्ट देख लीजिए,
मतलब ऐसे समझ लीजिए कंपनी जो फुल टाइम डायरेक्टर है, मतलब डायरेक्टर अदर देन पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं, उनको जो तनख्वाह दे रही है उस पर जीएसटी नहीं है, उसके अलावा जो भी पेमेंट कर रही है, ठीक है, अपने फुल टाइम डायरेक्टर को, पार्ट टाइम डायरेक्टर को, किसी को भी कोई भी पेमेंट कर रही है उस पर जीएसटी लगता है रिवर्स चार्ज के तहत। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, और दोज डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, अब जो भी कह लो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बोलते हैं हम उनको, पार्ट टाइम डायरेक्टर बोलते हैं, कह रहा है कोई भी नाम से बुला लो, दोज हु आर नॉट एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉय नहीं है सेट कंपनी के, इन लिeu ऑफ द रेम्युनरेशन एज अ कंसिडरेशन फॉर सेट सर्विसेज आर क्लियरली आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3, वो शेड्यूल 3 से एकदम बाहर होता है, शेड्यूल 3 में सैलरी की बात कही गई है, ठीक है ना, एंड आर देयरफॉर टैक्सेबल, ये टैक्सेबल होता है और रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगा, ठीक है, ये हो गया पार्ट टाइम डायरेक्टर वाला। इन केस वेयर इट इज असर्टेन दैट द डायरेक्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ नेम एंड डेजिग्नेशन इज एन एम्प्लॉय, अब अगर वो एम्प्लॉय है तो, अगर वो एम्प्लॉय है तो अब ये देखना होगा कि वो तनख्वाह पा रहा है कि कुछ और पा रहा है, अब ये देखना पड़ेगा। द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू एग्जामिन वेदर ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द डायरेक्टर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, क्या वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन की वजह से कर रहा है, या देयर इज एन एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में है तब तो वो सैलरी है और जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, एनी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, ठीक है, द पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन व्हिच इज डिक्लेयर्ड एज सैलरीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड सब्जेक्टेड टू टीडीएस अंडर सेक्शन 192। एक्चुअली ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में मतलब तनख्वाह जिस बात की पाता है ना, उसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ध्यान से सुनिएगा, एम्प्लॉय जो तनख्वाह पाता है वो पता है क्यों पाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब होता है अदर देन जिसकी तनख्वाह पा रहा है, ठीक है ना। ऑफ सर्विस का मतलब ये सैलरी वाला कंपोनेंट होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में ये होता है, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस अदर वर्क हो जाता है, उसको अदर वर्क। तो कह रहा है जो तनख्वाह मिल रही है उस पे जो इनकम टैक्स में हम टीडीएस काटते हैं 192 में, ठीक है, तो कह रहा है वो सब टैक्सेबल नहीं होगी यहां पे, ठीक है। Further, the part of the employee director's remuneration which is declared separately other than salaries in the company's account, other than salary अगर कंपनी अकाउंट में होता है तो subjected to TDS है अंडर सेक्शन 194J of the IT Income Tax Act as the professional or technical services। कोई और पेमेंट होता है तो इनकम टैक्स में टीडीएस करता है 194J में। अब आपको वैसे तो मतलब नहीं है, लेकिन जो लोग इनकम टैक्स पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि सैलरी का टीडीएस होता है 192 में और बाकी पेमेंट का टीडीएस होता है 194J में। कह रहा है बाकी पेमेंट दे रहे हो जिसका टीडीएस 194J में काट रहे हो तो ध्यान से समझो इस पे जीएसटी लगेगा रिवर्स चार्ज के तहत, ठीक है। ये आउटसाइड स्कोप हो गया शेड्यूल 3 के एंड देयरफॉर टैक्सेबल, जीएसटी रिवर्स चार्ज पे आएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आज की क्लास के लिए भी बहुत हो गया, अगली क्लास में आएंगे तो आगे बात करेंगे अगेन सेक्शन 9(3) पे ही। अभी सेक्शन 9(3) वाली रिवर्स चार्ज सर्विसेज खत्म नहीं हुई है, राइट। सो रिवर्स चार्ज 9(3) वाला हम लोग ने 2 क्लास कर लिया है, अगली क्लास में रिवर्स चार्ज सेक्शन 9(3) को हम लोग खत्म कर लेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं।